हाय दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी स्टोर थी किसी भी कैपेसिटर में, उसकी बात कर लेते हैं। द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम लोग वर्क डन करते हैं किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। और वही वर्क डन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम एक अभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखेंगे। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, जिसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस चार्जेस है, जिसको हम माइनस क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो प्लस, यहाँ जो माइनस के पास कुछ कुछ बहुत थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस होंगे, उसको हमने स्मॉल वर्क डन मतलब स्मॉल डी क्यू चार्जेस, स्मॉल डी क्यू डैश चार्ज को हमने ट्रांसफर किया माइनस क्यू डैश चार्ज से प्लस क्यू डैश साइड में। तो इस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो अगर स्मॉल डी क्यू चार्ज के लिए हम देख रहे हैं, तो बहुत छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। वो स्मॉल वर्क डन क्या है? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल क्या होता है कि वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और जितना चेंजेस इन द चार्ज होगा, तो वर्क डन इज इक्वल क्या होगा? पोटेंशियल इंटू डी क्यू डैश। मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश हो गया। अब आपको पता है वी डैश इज इक्वल वी इज इक्वल क्या होता है? क्यू डैश अपॉन सी। क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वहाँ से वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू डैश अपॉन सी। कैपेसिटर तो आपको सी की वैल्यू तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। डी क्यू डैश, आप टोटल वर्क डन जो करना पड़ेगा पूरे चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, वो कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो ये हो गया आपका, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो से कैपिटल क्यू, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। अब क्यू डैश का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू सी। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे थे, किस रेंज तक? जीरो से कैपिटल क्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी बन के आ गई? वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हो गया वर्क डन आपका किसके? एनर्जी स्टोर कितनी हो रही? कैपेसिटर के केस में। अब इसकी बहुत ढेर सारी वैल्यूज हो सकती है। आप जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये जो यही वर्क डन हमने किया है, ये किस फॉर्म में स्टोर हो गया है? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया? वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब क्यू इज इक्वल टू आपको पता है क्यू इज इक्वल टू आपको क्या होता है? सी वी होता है। तो जो जो आप वैल्यू रखते जाएंगे तो उसमें कन्वर्ट होता जाएगा, वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल वन अपॉन टू क्यू वी। तो आपको जो दो वैल्यूज पता हो, क्यू सी वी में जो भी दो वैल्यूज पता हो, वही फार्मूला आप यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने में कि कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है किसी भी कैपेसिटर में। अब बात करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लेते हैं कोई कैपेसिटर है, प्लस 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 पहले वाले प्लस चार्जेस किससे? पहले वाले प्लेट्स पे हैं। सेकेंड वाले प्लेट्स पे कौन से हैं चार्जेस? नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आपको सी की वैल्यू पता है, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब उसका एरिया अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल क्यू अपॉन ए। तो क्यू चार्ज कितना हो गया पूरे उसमें? सिग्मा ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन नॉट ई ए हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कितना उसमें एनर्जी डेंसिटी होगी। तो यू इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। कोई भी ले लीजिए आप, तो किसी से भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी और क्यू की वैल्यू निकाली गई थी, इसलिए यहाँ पे क्यू और सी लिया गया फार्मूले के हिसाब से। वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई ए का स्क्वायर अपॉन टू। सी की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। अब एडी क्या है? एडी है आपका वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। एरिया और डिस्टेंस को जो मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बहुत स्मॉल यूज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो वो एडी क्या हुआ आपका? कट गया, क्या बचा? वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। हमेशा इसको याद रखिए कि क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं कि एक 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया है बाय 100 वोल्ट बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक आपको कैपेसिटर दिया हुआ जो कि जिसका सी कितना है? 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब 10 पावर माइनस 12 होता है, और उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट।
तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको 2 टर्म में दिया, मतलब सिर्फ सी और वी दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, U इज इक्वल टू 1/2 CV² यूज कर लीजिए, क्योंकि Q इज इक्वल क्या होता है, CV होता है, तो CV आपको यहीं से निकाल लिया, 1/2 CV² हो गया, तो इज इक्वल टू 1/2 QV। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी वैल्यू आपको दी हुई है। अगर आप डायरेक्टली 1/2 CV² पे लगा देंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे चार्ज निकाल के मैंने तब पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया तो भी 1/2 QV। तो जो भी आपको फॉर्मूला पहले समझ में आया, जो भी आपके दिमाग में पहले आ जाए वही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है। अब आगे के डिफिनेशंस की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स एंड द पोलराइजेशन, ये आपके एमसीक्यू 1 नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। डायरेक्ट्रिक्स, सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। इट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये परमिट क्या करते हैं कि एक दूसरे पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो मतलब इसमें चार्जेस का फ्लो नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगता है। अब आगे देखिए, ए डायलेक्ट्रिक इज इसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। मतलब डायलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो कि थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब थोड़ा सा चेंज, अभी यहाँ बेसिकली समझ लीजिए कि पोलराइजेशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा शेप का चेंज हो जाना। जैसे माइनस प्लस क्यू है, तो जैसे मान लीजिए ये ऐसे बन जाता है, मतलब एक तरह से डायपोल की तरह काम करने लगता है। डायपोल कह सकते हैं बेसिकली, कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके चार्जेस क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस कर जाते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये पोलराइजेशन शो करते हैं। यही होते हैं तुम्हारे आपके डायलेक्ट्रिक्स। मतलब डायलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस को नहीं फ्लो होने देते हैं, और ये सिर्फ एक परमिट क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट डायलेक्ट्रिक्स एंड द पोलराइजेशन। और एग्जांपल डायलेक्ट्रिक्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ग्लास, वैक्स, एयर, वाटर, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डायलेक्ट्रिक्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि 2 तरह के डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है आपका पोलर डायलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। तो हम पोलर को पहले समझ लेते हैं। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ द मास अगर पूरे पॉजिटिव चार्ज का देखा जाए वो कोइंसाइड ना करे विद द सेंटर ऑफ द मास, अगर टोटल सेंटर ऑफ मास देखा जाए किसी नेगेटिव चार्जेस के लिए तो उसे कहा जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। और जो डायलेक्ट्रिक्स मेड होता है इन पोलर मॉलिक्यूल से उसे कहा जाता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स के हैं। अब नॉन पोलर में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वो कोइंसाइड कर जाए विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, उनको क्या कहा जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे डायलेक्ट्रिक्स मेड होते हैं ऐसे सच नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, उन्हें कहा जाता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। जैसे H2, N2, O2, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स के। अब बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स कैसे हो रहा है। बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, जैसे मान लीजिए पोलराइजेशन किसका करना है, रिसीव डायलेक्ट्रिक का, मान लीजिए पोलर डायलेक्ट्रिक से करना है, तो बेसिकली होता क्या है कि उसका उन दोनों का तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डिस्प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से एक नेट डायपोल मोमेंट बन जाता है। और ये बेसिकली होता क्यों, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें प्लस माइनस ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। अब नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में कैसे नेट डायपोल मोमेंट बनता है, उसमें तो सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का। जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका सिमिलर कंडीशन होती है, जैसे पोलर में जो कंडीशन हो रही है वैसे ही नॉन पोलर में कंडीशन होती है। चार्जेस और ज़्यादा डिस्प्लेस होने लगते हैं, प्लस चार्जेस आगे मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आता है जिसकी वजह से आपका एक नेट डायपोल मोमेंट
बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में ये होता है कि चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, दोनों क्या डेवलप कर लेते हैं, एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप कर लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही होता है आपका पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज ए डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज रिफर टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन कहा जाता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसको पोलराइजेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल पी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल पी से। क्या होता है? डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस D और वॉल्यूम क्या होता है? AD। डी कर दिया, क्या बचा? Q अपॉन A। क्या होता है Q अपॉन A? सिग्मा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर हो जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो सो पोलराइजेशन डेंसिटी एक तरह से और डिफाइन किया जा सकता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी में भी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। इसे कहा जाता है पोलराइजेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी की। ये क्या एक नया टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी कभी-कभी मान लीजिए आपके एग्ज़ाम से में आ गया, तो उसके लिए है ये। वैसे इससे चांसेस कम होते हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये देखा गया कि जितना ज़्यादा हम पोलराइजेशन करते हैं, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ती है। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ही पोलराइजेशन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन दोनों एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या किया गया? P वेक्टर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई, इसको पढ़ा जाता है काई। ई वेक्टर। तो काई का नाम, ये काई क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल सब्सिबिलिटी। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी क्या होता है? फॉर्मूला बन जाएगा काई इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सब्सिबिलिटी। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती हैं? The maximum electric field that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property। मतलब जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सके किसी भी डायलेक्ट्रिक में बिना उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को डैमेज किए हुए, उसे कहा जाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब आप इतना मैग्नेटिक फील्ड उसमें किसी भी डायलेक्ट्रिक में कर दें कि वो से उतना ही कर दें जितना, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ना हो। जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे सकते हैं जब तक कि उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन ना हो, उसे कहा जाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आज के टॉपिक में इतना ही है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइए और आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।